जींद से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं जींद में मौजूद हूं और हमारे बीच में एक मेहमान आए हुए हैं और बीजेपी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देकर के इन्होंने जींद में भेजा है अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वोटरों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और मनोबल भी, वैसे तो मनोबल टूटा हुआ नहीं है, हर कार्यकर्ता अपनी मुस्तैदी के साथ एक सैनिक की तरह खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है कब जो है किसको टिकट मिलेगी और हम उसके लिए दिन रात एक करके बीजेपी का जो कैंडिडेट उसको जिताने का काम करेंगे। फिर भी जो सुलझे हुए जो नेता होते हैं उनको इस प्रकार जो है जनता के बीच में भेजा जाता है। और मेरे साथ हैं फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से सांसद राजकुमार चाहर। सर नमस्कार। जी नमस्कार। चाहर साहब, आप आए, जींद में स्वागत है। पता लगा था कि आप बीजेपी की तरफ से कुछ बागडोर संभाल रहे हैं, लोगों का जो अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या कैंडिडेट हैं या वोटर हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी पार्टी ने आपको यहाँ चिन्हित करके भेजा है। तो जींद में आकर के किस प्रकार का वातावरण वोटरों में या कार्यकर्ताओं में देखा सर आपने? देखिए, आज उचाना विधानसभा जो कि जींद जिले की एक विधानसभा है, उसमें खटकड़ गांव में मैं गया था और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के मन की बात का 113वां आज संस्करण था, जिसमें 113वीं बात पीएम साहब ने की। तो जिस प्रकार का मैं ये देख रहा हूँ, मनोबल तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो लगातार जनता के संपर्क में भी रहता है, विभिन्न योजनाओं को लेके भी जाता है, सरकार की योजनाओं का भी लाभ आम जनता को मिल सके, तो निरंतर कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ काम करता है। जींद का जो ज़िला है उसमें हमारी 4-5 विधानसभाएं जो हैं उसमें मेरा जाना हुआ है और कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय के साथ, पूरे मनोबल के साथ हम लोग मिलके सब लोग चुनाव में जा रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूं कि एक अच्छा वातावरण है। और पिछली बार तो हमारी एक ही विधानसभा की सीट थी जींद की। इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आम जनमानस का जो उत्साह और उल्लास देख के लगता है कि हम अधिक से अधिक सीटें इस बार जींद में जीतेंगे और पुनः और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में बनेगी। सर एक प्रश्न अभी नायब सैनी जी का आया है मुख्यमंत्री का, तो जैसे उनसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा की और बड़े ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब नायब सैनी जी आए हुए हैं, दोनों में तुलना कर सकते हैं क्या? क्या पब्लिक दोनों के बारे में कुछ बता रही हो? कभी आप किसी से बातें लगे हैं? दोनों की तारीफ़ करते हैं लोग, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। मुख्यमंत्री के रूप में मैं समझता हूँ खट्टर साहब ने एक सफलतम समय बिताया है और अभी नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। माननीय खट्टर साहब केंद्र में मंत्री हैं, तो ये तो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाए ये पार्टी का नेतृत्व तो संगठन तय करता है। लेकिन इतना मैं ज़मीन पर जिस प्रकार से जितना मैं आया हूँ मैंने उतर के देखा है, जम के तारीफ़ खूब खट्टर साहब की लोग कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी साहब की भी। अभी जो उन्होंने फैसले बहुत बड़े लिए हैं, किसानों की MSP पर खरीद, हर फसल की खरीद, पूरे देश भर में पहला हरियाणा प्रदेश बना है कि जिसमें जो भी उपज किसानों की होगी हर उपज को दाने दाने को खरीदा जाएगा और MSP पर खरीदा जाएगा। तो ऐसा देश का पहला प्रदेश हरियाणा बना है। किसानों के कर्जे माफ़ भी किए हैं। तो अनेक प्रकार के काम लगातार मुख्यमंत्री सैनी साहब ने भी किए हैं। तो उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ जनता में एक अच्छा मन है, जनता का एक अच्छा मनस बन गया है और जनता चाहती है कि भाजपा की सरकार पुनः बने। सर MSP की अगर बात आई है चार साहब, अगर ये MSP जो बिल है, अगर ये बिल उस वक्त जब आंदोलन शुरू हुआ था, अगर उसी वक्त इन किसानों को दिया जाता, उनका मनोबल बढ़ता। अब लोगों की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि अब तो इलेक्शन है, वोट लेने के में इन्होंने इस प्रकार का बिल अब लेकर के आए हैं, तो जनता को कैसे आप समझा पाएंगे, कैसे प्रेरित करें भाई ऐसा नहीं है? देखिए जी, आप जानते हैं जब किसान आंदोलन हुआ था और ये धीरे धीरे चाहे हरियाणा की जनता हो, आम जनता, चाहे पंजाब की जनता हो, चाहे देश भर का किसान हो, वो सारे ये समझ गए थे कि ये जो आंदोलन था इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति थी। क्योंकि आपने देखा होगा 50 साल से अधिक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, एक परिवार की सरकार रही। उसमें जो MSP पर ये कानून बनाने की जो बात किसानों ने उस समय रखी थी, तो 50 वर्ष से अधिक शासनकाल के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई अधिनियम, कोई भी योजना कभी वो लेके नहीं आए।
अभी बजट का जब सत्र था और मैं पार्टी की ओर से एज ए सांसद पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा था, तो कांग्रेस के सांसद भी सामने बैठे हुए थे। तो मैंने उनको चुनौती देके हमने कहा था कि भाई आप कम से कम 2 काम तो ऐसे गिनाओ जो कांग्रेस पार्टी ने अपने राज में, अपने शासनकाल में, इतने बड़े लंबे शासनकाल में आपने कभी भी कोई काम किया हो, किसानों के हित के लिए कोई योजना लाए हों। और वहीं जब भाजपा की सरकार आई तो जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा कि फसल बीमा योजना देने का काम माननीय अटल जी ने किया। आज ये जो बड़ी बड़ी सड़कें आप गाँव में देखते हैं तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देने का काम भी माननीय अटल जी ने किया था। और जब किसान कर्जदार होता था और उसको खाद, बीज, पानी इस सब के लिए पैसा लेने के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था, तो ये माननीय अटल जी के समय पे हुआ था कि जब किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। बिल्कुल, तो कितने बड़े एक क्रांतिकारी काम माननीय अटल जी की सरकार में हुए। और आज किसान क्रेडिट कार्ड में माननीय मोदी जी ने पशुपालन को भी जोड़ा है, मछली पालन को भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया है। कोरोना जैसे कालखंड में किसान रेल भी चलाई है। अन्नदाता ऊर्जादाता बने तो आज ऊर्जादाता बनाने का भी काम किसानों को किया जा रहा है। तो अनेक प्रकार की योजनाएं देने का काम पहले माननीय अटल जी ने किया, फिर आज मोदी जी लगातार कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि 109 प्रकार की फसलें नई टेक्नोलॉजी से कैसे आएँ, किसान की आय कैसे बढ़े, और ड्रिप इरीगेशन हो, चाहे फसल बीमा में और सुधार की बात हो। और आपने देखा होगा कि जो मिलेट्स जिसे बोलते हैं, मोटा अनाज, जो किसान पहले खाता भी था और खिलाता भी था, वो बीच में बंद सा हो गया था। तो अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसकी डिमांड बढ़ी है, कम पानी में, कम सिंचाई में फसलें हमारी हो जाएं। तो अनेक काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल केवल भ्रम फैलाने का काम, लोगों में भ्रम डालने का काम, एक इस प्रकार का झूठ बोलकर वातावरण बनाने का केवल वो काम करते हैं। सरकारें जब उनकी होती हैं, जब वो कभी न किसान की उनको याद आती है, न व्यापारी की, न नौजवान की, न किसी वर्ग की। यही कह सकता हूं कि अभी सभी वर्ग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। सर, आपने जो भ्रम फैलाने की जो बात कही, मैं उसी पे एक बात कर लें, क्योंकि आप तो एक सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, और पार्लियामेंट में इस प्रकार की बदतमीजियाँ होती हैं। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जिस वक्त बीजेपी की कोई योजना होती है और उसके विपरीत विपक्ष का कोई भी सांसद है या नेता है, उसके अंदर भ्रम फैलाना शुरू कर देता है, भ्रम कहें या उसकी वास्तविकता कहें, वो जाने या फिर आप लोग जाने। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वो भ्रम फैलाता है, तो कभी भी स्पष्टीकरण नहीं होता उस भ्रम का। भाई ये इस बात पे जो हमने योजना बनाई है, इस योजना का ये फायदा रहेगा आम जनता के लिए, और ये लोग भ्रम फैलाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फिर वो जागरूकता नहीं बन पाती। उस भ्रम का आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं करते पब्लिक में? देखिए, मेरा कहना ये है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पब्लिक में तो स्पष्टीकरण होता है। सच्चाई को भ्रम फैलाकर झूठ साबित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों द्वारा की जाती है। यही प्रश्न है जी। मैं तो इसमें यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों के लिए और गाँव के लिए क्या क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और प्रदेश में अपने शासनकाल में क्या क्या किया, इसके लिए एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और अन्य विपक्षी दल के नेता खुले मंच पर आएँ, बड़े गाँव का चयन करें और सहृदयता के साथ, तथ्यात्मक रूप से, बिल्कुल सच्चाई के साथ लोगों के साथ बहस करें, नेताओं को बुलाएं। एज ए सांसद हम भी आएंगे, हमारे नेता भी बैठेंगे, वो भी बैठें, बातचीत करें जनता के सामने, तो सच्चाई का पता चले। लेकिन संसद में हल्ला करना और संसद के बाहर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना, ये कांग्रेस पार्टी की और उनके साथियों की एक प्रवृत्ति बन गई है। संसद में कहना कुछ और जम्मू कश्मीर में जाकर फारूक अब्दुल्ला जी के घर पे कहना कि हम आपके साथ हैं। तो कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने देखा जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो गठबंधन वो कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप पुनः धारा 370 को समाप्त करना चाहते हैं। जो आज कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, दलितों को वहाँ उनका आरक्षण मिलना शुरू हुआ है, वहाँ ओबीसी को आरक्षण मिलना शुरू हुआ है, वहाँ के गुजरों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ है, तो आप चाहते हैं वो सब समाप्त हो जाए, क्योंकि वो धारा 370 की समाप्ति के बाद ही आया है। तो कांग्रेस का जो रूप है, कभी मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करते हैं। और माननीय अमित शाह जी, गृहमंत्री जी ने भी 10 सवाल भी कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछे हैं, उनका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया है। मैं यही कह सकता हूँ, हरियाणा की जनता का जनमानस में उनका मन है सबका, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार है। 3 लक्ष्य मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस विपक्ष का लक्ष्य क्या है, मोदी जी का लक्ष्य क्या है, और बीजेपी पार्टी का लक्ष्य क्या है? विपक्ष के नेताओं से हमने तो एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाना है। बीजेपी कहती है कि राष्ट्र को सुरक्षित करना है,
तो आप तीनों लक्ष्यों में किसका लक्ष्य बड़ा मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वही मोदी जी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का लक्ष्य अलग अलग नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, राष्ट्रवाद को आगे लेके, नेशन फर्स्ट को आगे लेके काम करती है। सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का उत्थान हो, भारत परम वैभव पर पहुंचे। तो एक विचारधारा की लड़ाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। दूसरे दलों की अगर आप बात करें तो मैं फिर वही कहूँगा कि उनका लक्ष्य केवल है कि हम मोदी को कैसे रोकें, क्योंकि मोदी के बढ़ते हुए कदम भारत को दुनिया में पहचान तो बना रहे हैं। भारत में आंतरिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और आने वाले समय में भारत विकसित बने, इसके लिए हरियाणा विकसित बने तो हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, यही मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार राजकुमार चाहर जी ने यहाँ आकर के जो विधानसभा का जो जोर है, विधानसभा का जो इलेक्शन है, उस गुमराह से, उसकी बात से दूर रहे। वास्तविकता से दूर हटोगे तो राष्ट्र खंड खंड हो जाएगा। तो राजकुमार भारती की देव इजाज़त, नमस्कार।